आज मेरी छोटी बहन मंजू की शादी थी। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं 29 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कुंवारी ही बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को डरा धमका दिया कि शादी के बाद पति छोटी उम्र की दुल्हन को बहुत परेशान करते हैं। मंजू डर गई और शादी के लिए मना करने लगी, और फिर वो बाथरूम में जाकर छिप गई। मैं उसकी जगह दुल्हन बनकर बैठ गई और मेरी शादी हो गई। मैं अपने ससुराल चली आई। जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया था और मैं चीखें मार कर रोने लगी, क्योंकि मेरा पति तो एक। मेरा नाम मानवी है। मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ और खूबसीरत भी, मगर मेरी इन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन मंजू ने ग्रहण लगा दिया था। लोग अक्सर कहते कि अगर मंजू ना होती तो मानवी के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की ये बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती कि काश मंजू ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी, मगर मंजू अब मेरी जगह लेने लगी थी। क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मात दे दी थी। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला गया था। बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता। मैं अक्सर सोचती कि काश मंजू कहीं दूर चली जाए, जहां उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया था कि मैं उसकी मरने की भी दुआएं मांगा करती थी। मैं अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाया करती थी, उसको बात बात पर डांटा करती थी, मगर ना जाने वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान देती थी, मेरा बहुत सम्मान करती थी। हर वक्त वो दीदी दीदी कहती हुई मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे लिए रिश्ते आने लगे। अब मैं खुश थी कि चलो अच्छा है, मंजू से जान छूट जाएगी। मगर यहाँ भी मंजू मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था वो मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद करता। बहुत बार ऐसा हुआ। तब मेरी बुआ ने कहा कि पहले मंजू की ही शादी कर दो, उसके बाद मानवी की कर देना। पहले तो मेरे पापा नहीं माने, मगर जब मम्मी ने समझाया तो पापा राजी हो गए। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। वो सिर्फ 21 साल की थी, मुझसे पूरे 8 साल छोटी। मुझसे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा। और फिर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए ही आया था, लेकिन वो लोग मंजू को पसंद कर गए और फिर उसके साथ ही वो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। हमारे घर में खुशियों का दौर चालू था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे और मंजू की बारात भी आ गई। वो दुल्हन बनकर बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। मैं तो उसको देखते ही रह गई। मंजू बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही दुखी है। मम्मी पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि छोटी उम्र की दुल्हनों पर पति बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने वश में कर लेंगे। ऐसी लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। शादी की सही उम्र तो 25-26 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर मंजू डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने तीर निशाने पर लगते देखा तो खुशी से झूम उठी। मंजू ने जल्दी से अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतार कर मेरे सर पर डाल दिया। मैं बहाना बनाने लगी, लोग क्या कहेंगे, और फिर मम्मी पापा को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे। लोग बातें बनाएंगे कि अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया, वो भी बड़ी बहन ने। मंजू बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दें, आप बस मुझे बचा लें, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ। फिर मैंने हाँ कह दी और फिर मंजू मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जाकर छिप गई। मेरी शादी पंकज से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। पंकज बहुत ही पैसे वाला था, देखने में भी बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब उसकी फ़ोटो देखी थी उसी वक्त से उसकी दीवानी हो गई थी। पंकज अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने ना में सिर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी
कि अगर पति से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा शगुन होता है। ऐसा हमारे ख़ानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई थी। विदाई तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं पंकज की सेज सजा कर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे ट्रॉली घसीटने की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे लिए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था कि हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी, नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तभी मुझे पंकज की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे से बोला, मंजू कैसी हो? अब ट्रॉली के पहियों की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया था। बहुत ही सुंदर हैंडसम पंकज अपनी व्हील चेयर घसीटते हुए आगे बढ़ा। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया था। पंकज भी मुझे देखकर चौंक गया। वो बोला, आप कौन हैं और मंजू कहाँ है? मैं बोली, पंकज तुम लंगड़े हो, अपाहिज हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे? हम दोनों की हालत देखने के काबिल थी। वो तो चुप हो गया लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पंकज बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास बोली, क्या हो गया बहू, क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मैंने गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो पंकज की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो? मंजू कहाँ है? तुम तो शायद मंजू की बड़ी बहन हो ना? मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? हमसे ये क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें देख लूँगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तभी पंकज बोला, मम्मी 1 मिनट रुक जाएं। मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें, उनसे कुछ भी नहीं छुपाएं। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखाधड़ी का काम किया तो अब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है। तो फिर अब तमाशा मत बनाएं, जाएं यहाँ से। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो मुझे कच्चा ही खा जाती, मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई थी। मैं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। साथ ही साथ मैं मंजू को कोसती जा रही थी। मेरी मत मारी गई थी, जो पराई आग में खुद को झोंक दिया। मैं रोते हुए कह रही थी, मंजू तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? पंकज बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देख रहा था। फिर बोला, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि झूठ बोलकर मुझे करना ही क्या है, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने मंजू के साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डरा दिया था कि पति अच्छे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया। दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। पंकज बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी तस्वीर में देखी थी, जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मैं गुस्से में रोती हुई बाथरूम में गई, कपड़े बदल कर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। पंकज अभी भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी, तुम्हें घर में रहने नहीं दूँगी, तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं भी गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, कल के बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दें। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर पंकज को बैठा पाया। मैं कमरे में आई तो पंकज बोला, मानवी जो होना था वो हो गया, अब मैं आपके सामने हूँ। ये घर, ये जायदाद, आज से सब कुछ आपका है, लेकिन अगर आप अब भी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी, क्यों ना तब तक 1 महीना पंकज के साथ रहकर इस शानो शौकत और ठाट बाट का मज़ा लेना चाहिए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चला था
कि मंजू की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा दोष वो मुझे ही दे रहे थे। मंजू ने भी मम्मी पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे ये करवाया था। मैंने पंकज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल नहीं लगती थी, वो तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब अच्छा लग रहा था। वो बोली, मानवी, इनसे मिलो, ये विजय जी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। ये भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। ये कल से मेरा सर खा रहा है कि भाभी इतनी सुंदर हैं, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ दे। अपनी सास की बात सुनकर मुझे मंजू का ख्याल आ गया। मैंने सोचा क्यों ना मंजू का रिश्ता इसके लिए मांग लूं। लेकिन वो आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वो तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी कम सुंदर नहीं है। लेकिन वो तस्वीर वाली लड़की तो बहुत सुंदर थी। फिर मेरी सास से बोला, आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली? शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया था और मेरी सास मेरी इस हालत का मज़ा ले रही थी। गुस्से और जलन ने मुझे अंदर से झुलसा दिया था। मैं अपने कमरे में आई और सामान की तोड़ फोड़ करने लगी, जबकि पंकज मुझे बेबसी से देख रहा था। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख सिसकियों की आवाज़ से खुल गई। मैंने सर उठाकर देखा तो पंकज खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, पंकज मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी थी। लेकिन सिर्फ मंजू बीच में आ गई। मैं मंजू को किसी भी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं पंकज को अपना नसीब मानकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती तो मंजू की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती, तो यहाँ पर मंजू मुझसे जीत जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं मंजू से नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मैंने पंकज को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैं जिन रास्तों पर चल रही थी, पता नहीं उनका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी दबती नहीं थी। मुंह पर ही जवाब दे देती थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे पंकज की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा नाम ले रहा था। मैं एकदम रुक गई। वो बोला, मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव मत किया करें और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू का होता है। मेरी सास गुस्से से बोली, वही पत्नी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहिज अपाहिज कह कर बुलाती है। अरे मैं तो कहती हूँ उसको तलाक देकर चलता करो। मुझे डर है कि कहीं वो विजय को अपने जाल में ना फंसा ले। तभी पंकज एकदम गुस्से से बोला, खबरदार, जो आज के बाद आपने मानवी के खिलाफ ऐसा बोला, वो मेरी पत्नी है। मैं अपने कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर विजय खड़ा था। हैंडसम सा विजय चेहरे पर मुस्कान सजाए मेरे सामने था। भाभी, अगर आपका मन हो कहीं घूमने के लिए तो चलें। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विजय मुंह लटकाकर चला गया। पंकज के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने उस रवैये पर बहुत दुख हुआ था। मैं उसे अपाहिज कह कह कर बुलाती रही। मेरे दिल के किसी कोने में पंकज के लिए मोहब्बत अभी भी जिंदा थी। पंकज कमरे में आए तो मैं उनसे बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ तो मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। पंकज जख्मी सी हंसी हंस कर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से पंकज का दिल जीत कर ही रहूँगी। धीरे धीरे मैं पंकज के करीब आने लगी थी। उसके सारे काम अपने हाथों से करती। विजय मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसे जताता था कि जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती। पंकज की दवाइयों का इंतजाम भी अब मैंने अपने हाथों में ले लिया था,
लेकिन मैं ये देखकर बहुत दंग रह गई थी कि पंकज को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती थीं। 10-12 गोलियाँ एक बार में खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती कि हो सकता है इन दवाइयों से पंकज ठीक हो जाएं। इसलिए सारी दवाइयाँ टाइम पर खिला देती थी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल दिया करती कि जैसे ही मैं पंकज को दवा खिलाती तो पंकज कांपने लगता। आज मैंने जब पंकज से उसके कांपने की वजह पूछी तो पंकज ने बताया, चिंता मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था, इसलिए सुबह पंकज को साथ लेकर हॉस्पिटल आ गई। मैंने पंकज की सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि ये दवाइयाँ किस लिए हैं। डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ये दवा तो बहुत खतरनाक है, इसे खाने से तो धीरे धीरे इंसान के पैरों की ताकत खत्म होने लगती है, पैर कमज़ोर होते चले जाते हैं और वो अपाहिज हो जाता है। ये दवा तो हमारे देश में नहीं मिलती है, ये दवा आपको कहाँ से मिली? पंकज भी सदमे में आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। रात गहरी हो गई। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिड़क दिया। मेरी इस हरकत पर और मेरे हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्हें लगा कि शायद वो मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस जलाई और सास से सच्चाई बताने के लिए कहा। मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोली, पंकज तो जानता ही है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने पंकज के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उस बुढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत पंकज के नाम कर दी थी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। विजय, जो हमारा पड़ोसी है, मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। विजय और मैंने मिलकर प्लानिंग की कि पंकज को अपाहिज करके धीरे धीरे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों पंकज को शादी का भूत सवार हो गया था। फिर सोचा, चलो शादी के बाद इसकी मौत का सारा इल्ज़ाम हम तुम्हारी बहन मंजू पर लगा देंगे। इस तरह पंकज की सारी दौलत हमारी हो जाती और फिर मैं और विजय शादी कर लेते। सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर पंकज ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया और सबूत के तौर पर पंकज ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी। मैंने दिन रात एक कर दिए पंकज की देखभाल करने में। धीरे धीरे अब पंकज चलने भी लगा था। मैंने अपनी बहन मंजू की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। अब पंकज ने मुझे अपने जीवन में पत्नी का स्थान भी दे दिया था। भगवान करे कि हमारे प्यार को किसी की नज़र न लगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए